Good morning to all of you. This is Rajesh sir, and today I will discuss about essay writing. essay writing 12 अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और चाहे वो इलेक्टिव इंग्लिश हो या कोर इंग्लिश हो, पता है कि इसको परीक्षा में पूछा जाता है। और जेक परीक्षा जो 2022 में होगी, इसमें भी 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो इलेक्टिव इंग्लिश या कोर इंग्लिश हो। अतः यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसे हमें ठीक से समझने की ज़रूरत है, तो इसको हम लोग समझेंगे ठीक से तो काफ़ी हम लोगों को फ़ायदा होगा। कहता है कि अध्ययन के पश्चात मैंने पाया कि निबंध लेखन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1 नंबर में प्रॉब्लमेटिक ऐसे, 2 नंबर में नॉन प्रॉब्लमेटिक ऐसे और 3 नंबर में जनरल ऐसे। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जो है मैंने किस प्रकार चार्ट बनाया है। अब प्रॉब्लमेटिक ऐसे का मतलब होता है वो ऐसे जो किसी समस्या से संबंधित हो, जैसे कोरोना वायरस, टेररिज्म, डोरी सिस्टम, पॉल्यूशन और अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा नॉन प्रॉब्लमेटिक ऐसे जिसमें समस्या कम और कहता है कि लाभ ज़्यादा होता हो, तो उसको कहता है हम लोग नॉन प्रॉब्लमेटिक ऐसे के अंतर्गत रखेंगे, जैसे इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, एजुकेशन इत्यादि इत्यादि। और कहता है जनरल ऐसे में जो सामान्य टॉपिक से संबंधित होता है उसको हम लोग जनरल ऐसे के अंतर्गत रखेंगे, जैसे एम्बिशन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द लीडर यू लाइक मोस्ट, द सीजन यू लाइक मोस्ट। तो इस तरह से कहता है कि ऐसे को मुख्यतः हम लोग 3 भागों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं और ठीक से इसको समझ सकते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए पेज नंबर 2 में चलते हैं। इसका मैंने जो है एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें आपको हम बताएंगे कि मूल चीज़ क्या क्या है जो आपको लिखना है इसमें। जैसे कोई भी हम ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर इसका हम बॉडी देंगे और फिर तीसरा कंक्लूजन देंगे। और बॉडी को 2 भाग में बांट सकते हैं हम लोग, कारण और कहता है कि समाधान उसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लगाएंगे तो हमारा ऐसे जनरली बन जाएगा। ये 150 से कहता है कि 150 से 200 शब्दों के बीच में आपको लिखना है, तो लगभग 150 वर्ड का ही रहता है, तो आप लिख सकते हो। वर्ड गिन नहीं रहना है, मतलब आपको लिखना है, बस काफ़ी है। तो चलिए हम लोग कहता है कि मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से प्रॉब्लमेटिक ऐसे को लिख सकते हैं। और फिर आगे हम लोग कहता है नॉन प्रॉब्लमेटिक ऐसे के बारे में बात करेंगे और जनरल ऐसे के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए पेज नंबर 2 में चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसका स्थिति है। प्रॉब्लमेटिक ऐसे है, कहता है पेज नंबर 2 मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको आप ठीक से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कहता है द होल वर्ल्ड इज हॉबरिंग विथ ए होस्ट ऑफ हॉरिफिक एंड हॉन्टिंग प्रॉब्लम्स। कह रहा है द होल वर्ल्ड इज हॉबरिंग विथ ए होस्ट ऑफ हॉरिफिक एंड हॉन्टिंग प्रॉब्लम्स। कहता है पूरा संसार तब बहुत सारे भयानक और ख़तरनाक समस्याओं से जूझ रहा है। हॉबरिंग विथ मतलब क्या था, जूझना। तो बहुत सारे, पूरा संसार बहुत सारे भयानक और ख़तरनाक समस्याओं से जूझ रहा है। टॉपिक इज वन ऑफ देम। देखिए टॉपिक यहाँ पे जो है रेड कलम से लिखा हुआ। टॉपिक का मतलब जो आपसे पूछेगा, जैसे कोरोना वायरस हो गया, टेररिज्म हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, या तो वाटर क्राइसिस हो गया, साउंड पोल्यूशन हो गया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे साउंड पोल्यूशन, कोरोना वायरस। टॉपिक नहीं लिखेंगे, टॉपिक जो पूछा है उसको यहाँ पे आप पुट अप करेंगे। इज वन ऑफ देम, कहते हैं इट हैज़ मच टू डू विद द कॉमन मास। इसका आम जनता से काफ़ी लेना देना है। कहता है कि दिस पोजिंग प्रॉब्लम, ये बड़ी समस्या, इज सर्टेनली ए सीरियस थ्रेट टू आवर एग्जिस्टेंस, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमारी कहता है कि एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, धमकी है। कहता है इट हैज़ थ्रोन लाइफ आउट ऑफ गियर, इसने जीवन को आउट ऑफ गियर कर दिया, यानी लय से बाहर कर दिया। जैसे गाड़ी को कहता है कि आउट ऑफ गियर कर तो न्यूट्रल हो जाता है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। सिमिलरली उसी प्रकार जीवन रूपी गाड़ी को इस समस्या ने कहता है न्यूट्रल कर दिया, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। पारा नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे। टॉपिक की जे बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया और द वर्ल्ड। टॉपिक फिर यहाँ पे वही लिख देंगे, जैसे कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस लिख देंगे। कहता है इज, या तो टेररिज्म है तो टेररिज्म लिख देंगे टॉपिक की जगह पर। इज ए बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, अब देख लीजिए वो समस्या इंडिया का है कि पूरा वर्ल्ड का है। अगर इंडिया का है तो इंडिया लिखेंगे, और वर्ल्ड का है तो वर्ल्ड। और समझ में नहीं आ रहा है तो वर्ल्ड लिख दीजिए, क्या प्रॉब्लम। कहते इट क्रिएट्स हैवॉक एमंग द पीपल, ये लोगों के बीच में कहता है कि हैवॉक पैदा कर दिया, कहता है अफरा तफरी, कहता है तबाही पैदा करके रख दिया है। 5 to 10 लाइन्स अबाउट द टॉपिक, यहाँ पर आप 5 से 10 लाइन टॉपिक के बारे में लिखेंगे। ठीक है, कम से कम 5 लाइन जरूर लिखेंगे। उसके बाद से फिर लिखेंगे पारा चेंज कर, रियली टॉपिक इज ए ब्रेन टैक्सिंग प्रॉब्लम, वास्तव में जो ये टॉपिक है जो कहता है कि परीक्षा में जो पूछा जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कोरोना वायरस और टेररिज्म, कहता है इज ए ब्रेन टैक्सिंग प्रॉब्लम, एक ब्रेन टैक्सिंग, दिमाग खराब कर, ब्रेन टैक्सिंग मतलब क्या था, दिमाग खराब करने वाला, दिमाग खराब कर देने वाला समस्या है। इट इज स्प्रेडिंग इट्स टेंटेकल्स, कहता है स्प्रेडिंग मतलब फैलाना, टेंटेकल्स मतलब प्रभाव, ये अपने प्रभावों को फैला रहा है। अमेजिंगली एंड अलार्मिंगली, कहता है कि आश्चर्य रूप से और
कहता है कि खतरनाक रूप से फैला रहा है। इफ़ इट इज़ नॉट फेटेड टाइमली, यदि कहता है इस पर शिकंजा नहीं कसा गया, फेटेड मतलब क्या था, शिकंजा कसना, यदि इस पर शिकंजा नहीं कसा गया टाइमली एंड स्ट्रिक्टली, कहता है कि समयानुसार और कड़ाई से इस पर अगर शिकंजा नहीं कसा गया, इट विल सून एस्यूम, यह तुरंत धारण कर लेगा, सून एस्यूम ए, कहता है कि टेरिबल एंड हॉरिबल फॉर्म, खतरनाक और भयानक रूप धारण कर लेगा। फिर पारा चेंज करेंगे, अगला पारा हम लिखेंगे एज फार एज द रीजन्स ऑफ द प्रॉब्लम आर कंसर्न्ड, जहाँ तक इस समस्या के कारण का संबंध है, पूरा का मीनिंग है कि जहाँ तक इस समस्या के कारण का संबंध है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, नॉट ओनली गवर्नमेंट बट ऑल्सो पीपुल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, केवल सरकार ही नहीं बल्कि कहता लोग भी समान रूप से उत्तरदायी है। इग्नोरेंस एंड पैसिविटी ऑफ द पब्लिक हैव गिवन राइज टू द प्रॉब्लम, कहता है कि जनता की अज्ञानता और निष्क्रियता ने समस्या को जन्म दिया है। एंड लेकाडियासिकल एटीट्यूड, मतलब लेकाडियासिकल का मतलब होता है ढुलमुल और एटीट्यूड का मतलब रवैया, एंड द लेकाडियासिकल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट फैंड इट, और सरकार के ढुलमुल रवैये ने इसको हवा दिया है। नाउ द पीपुल आर ऑलोइंग इन द सेसफुल ऑफ सोरोज, अब जो है लोग दुखों के भंवर में हदहदी में लेटे हुए हैं, मतलब कहता है कि पड़ गए हैं, लाइंग है, LYING है ना, लाइंग है। वाट एवर बी द काजेज, कारण चाहे जो भी है, नाउ देयर इज़ नो टाइम टू डिस्कस, अब डिस्कस करने का समय नहीं है। एज इट इज़ ए मास प्रॉब्लम, चूँकि ये एक मास प्रॉब्लम है, कहता है कि आम लोगों की समस्या है। गवर्नमेंट एंड मासेस मस्ट इनिशिएट ए कलेक्टिव एंड इफेक्टिव स्टेप टू रूट आउट दिस हाइड्रा हेडेड प्रॉब्लम, कहता है कि चूँकि ये एक मास समस्या, जन समस्या, अतः सरकार और कहता लोगों को ये कभी ना खत्म वाली समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कहता है एक सामूहिक और प्रभावशाली कदम अवश्य उठाना चाहिए। तो ये जो लाइन है बड़ा खूबसूरत है, आप इसको लिखेंगे थोड़ा सा, कहता है कि चूँकि ये एक मास, एज इट इज़ ए मास प्रॉब्लम, चूँकि ये एक आम लोगों की समस्या है, कहता है कि गवर्नमेंट एंड मासेस मस्ट इनिशिएट, मतलब शुरू करना चाहिए, कलेक्टिव एंड इफेक्टिव स्टेप टू रूट आउट मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, रूट आउट दिस हाइड्रा हेडेड प्रॉब्लम, हाइड्रा हेडेड प्रॉब्लम मतलब कभी ना खत्म होने वाला समस्या। ठीक है, आगे क्या कहता है, कहता है 10 वी फाइंड दैट, इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि टॉपिक, यहाँ पर फिर टॉपिक लिख देंगे, इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया और द वर्ल्ड, जैसा कि आगे बताए थे इंडिया की समस्या है तो इंडिया लिखेंगे, वर्ल्ड का समस्या है तो वर्ल्ड लिखेंगे। एज इट इज़ ए बर्निंग इशू, चूँकि यह एक बर्निंग इशू है, ज्वलंत मुद्दा है, गवर्नमेंट एंड सिटीजन मस्ट इनिशिएट ए सॉलिड स्टेप टू स्टॉप दिस अनस्टॉपेबल प्रॉब्लम, यहाँ पे एक पी छूट गया, उसको आप लोग लगा देंगे, डबल पी हो जाए। कहता है कि चूँकि यह एक ज्वलंत मुद्दा तो सरकार और नागरिक को कहता है कि एक सॉलिड कदम उठाना चाहिए इस ना रुकने वाली समस्या को रोकने के लिए। तो कुल मिला के मीनिंग हम लोग लगाएंगे कि ना रुक, अतः चूँकि ये एक ज्वलंत मुद्दा है, अतः ना रुकने वाली समस्या को रोकने के लिए सरकार और नागरिकों के द्वारा एक सॉलिड कदम उठाने की ज़रूरत है, या अवश्य उठाना चाहिए सरकार को और लोगों को। कहता है कि सिंस मैन इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस प्रॉब्लम, चूँकि मनुष्य इस समस्या का क्रिएटर है, निर्माता है, एंड हेंस ही मे बी इफेक्टिव टू सॉल्व दिस डेंजरस प्रॉब्लम, और इसलिए वह इस खतरनाक समस्या को सॉल्व करने में प्रभावशाली साबित हो सकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड मीनिंग मैंने लिखा है, जो वोकैब है इससे संबंधित, वोकैबुलरी जिसको हम लोग कहते हैं, या डिक्शन कहते हैं, तो इसको भी समझ लेंगे ताकि आपको वो स्ट्रक्चर समझने में मदद मिले और आपको याद टाइप का हो जाएगा, आप आसानी से परीक्षा में लिख सकते हैं और मेमोराइज कर सकते हैं दिमाग में। जैसे हुल मतलब संपूर्ण, होवर विथ मतलब से जूझना, ए होस्ट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, हॉरिफिक मतलब भयानक, हॉन्टिंग मतलब सताने वाली, प्रॉब्लम मतलब समस्या, मस्ट टू डू मतलब अधिक लेना देना, कॉमन मतलब आम, मासेस मतलब लोग, क्रिएटेड मतलब पैदा किया, हैवॉक मतलब तबाही, पोजिंग मतलब बड़ी, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, सीरियस मतलब गंभीर, थ्रेट मतलब धमकी, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, आउट ऑफ गियर मतलब लय से बाहर, थ्रोन मतलब फेंका, थ्रो का भीतरी है, रियली मतलब वास्तव में, ब्रेन टैक्सिंग मतलब दिमाग खराब करने वाला, स्प्रेड मतलब फैलाना, अमेजिंगली मतलब आश्चर्य रूप से, अलार्मिंगली मतलब खतरनाक रूप से, फेटर मतलब बेड़ियाँ, टाइमली मतलब समय से, स्ट्रिक्टली मतलब कड़ाई से, सून मतलब जल्दी या तुरंत, एस्यूम मतलब धारण करना, टेरिबल मतलब भयानक, सिटीजन मतलब नागरिक, डेंजरस मतलब खतरनाक, हॉरिबल मतलब भयानक या खतरनाक, एज फार एज मतलब जहाँ तक, रीजन मतलब कारण, कंसर्न मतलब संबंधित है, गवर्नमेंट मतलब सरकार, इक्वली मतलब समान रूप से, रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, पैसिविटी मतलब निष्क्रियता, लेकाडियासिकल मतलब ढुलमुल, एटीट्यूड मतलब रवैया, फैंड मतलब हवा दिया, होल मतलब होल नहीं है, ओलो मतलब लेटना, लाइंग LYING लाइंग,
सेसफुल मतलब भंवर या हदहदी जहाँ पानी गिरता है। कहता है सोरो मतलब दुख, सोरो मतलब दुख, वाटेवर मतलब जो भी, बी मतलब होना, काउजेज मतलब कारण, डिस्कस मतलब चर्चा करना, एज मतलब चूँकि, मास प्रॉब्लम मतलब जन समस्या, इनिशिएट मतलब बिगिन शुरुआत करना, कलेक्टिव मतलब सामूहिक, इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली, स्टेप मतलब कदम, रूट आउट मतलब उखाड़ना, हाइड्रा हेडेड मतलब कभी न खत्म होने वाला। एक मज़ेदार बात यह है कि हाइड्रा नाम की एक राक्षसी थी ग्रीक मैथोलॉजी में। कहता है कि उसका बहुत सारा माथा था। योद्धा लोग जब उसको मारने के लिए गया था तो तलवार से उसको मुंडी को काटता था, जमीन में ब्लड गिरता था, फिर से हा 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 करते जिंदा हो जाती थी। और कहता है कि उसको काटते रह गया योद्धा लोग, कहता है कि पूरा दिन भर, लेकिन उसका मुड़िए ख़त्म नहीं हुआ। और वहीं से कहता है कि एक अंग्रेजी में वर्ड आ गया जिसको हम लोग हाइड्रा हेडेड कहते हैं, क्योंकि कभी नहीं उसका मुंडी ख़त्म हुआ था, इसीलिए कभी ना ख़त्म होने वाला को हाइड्रा हेडेड बात कहा जाता है, चीज़ें होती है। ठीक है, तो हाइड्रा हेडेड मतलब होता है कभी ना ख़त्म होने वाला। बर्निंग मतलब ज्वलंत, इशू मतलब विषय, सॉलिड मतलब ठोस, अनस्टॉपेबल मतलब ना रोकने योग्य। ठीक है, तो ये रहा, कहता है कि ऐसे राइटिंग का पार्ट 1। हम लोग इसका पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली, कहता है एक टॉपिक को लेंगे, कोरोना वायरस, टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, वाटर क्राइसिस, और उसमें से हम लोग लिख के सेट करके देखेंगे कि कैसे लिखेंगे। बहुत सारा चीज़ें स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको 5-7 कहता है कि सेंटेंस ही लिखना है, बाकी सजा के लिखा हुआ है मेरे द्वारा, तो आप उसको ठीक से देखेंगे। और कहता है कि यार आपको कहीं लगेगा कि नहीं हमको चेंज भी करना है, तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, वर्ड को भी बदल सकते हैं, अपने गुरु का भी मदद ले सकते हैं इसको चेंज करने में। और इस तरह से कहता है कि एक अच्छा एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा जिससे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले कहना चाहूँगा कि मेरा नाम राजेश कुमार है, राजेश कुमार साव है, और मैं एक यूट्यूब का चैनल बनाया हूँ जोहार इन्फो, जिसमें मैं क्लास 9 से 12 तक का सारा वीडियो बनाऊँगा अंग्रेजी का और बच्चों को उपलब्ध कराऊँगा। मेरा इंटेंशन बच्चों को सिखाना है। अतः आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आप तक वो पहुंच जाए, और आप वीडियो को देख के लाभ प्राप्त करें। और क्या बोलते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं और अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सारी आशीर्वाद के साथ मैं अपना वाणी को आज विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।